नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य ओझा। 16 सितंबर 2020 के एडिटोरियल नोट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो रॉयल्स एजुकेशन की तरफ से वी आर सो सॉरी कि हमने आज थोड़ा सा ये वीडियो लेट में अपलोड किया है। ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल इश्यूज़ कुछ आ गए थे, जिसकी वजह से हमने इसे अपने जो रेगुलर टाइमिंग पे अपलोड नहीं कर पाए। चलिए, आप बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। देखिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है ये एक 125 दिन का अभियान है जो कि लॉन्च किया गया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा 20 जून 2020 को। इसका मिशन क्या था? इसका मिशन ये था कि देखिए, आप सभी जानते हैं कोविड-19 जब पेंडेमिक आई थी तो जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ से अपने नेटिव स्टेट चले आए थे। ठीक है, तो उनको रोजगार देना, उनको जीवन निर्वाह यानी लिवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ जो कंडीशन होती है वो प्रोवाइड करानी, ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान का मकसद है। ठीक है, इसका मिशन है। इसमें क्या होता है, 116 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए हैं, वहाँ पे 25 तरह के 25 टाइप ऑफ वर्क सेलेक्ट किए गए हैं 6 स्टेट्स में, जहाँ पे लगभग 50,000 करोड़ का अमाउंट दे करके इस उनको माइग्रेंट वर्कर्स से काम करवाया जाएगा। ठीक है, ताकि उन्हें लिवलीहुड उनकी जो है वो उन्हें प्राप्त होती रहे। अभी तक ये अभियान सक्सेसफुल रहा है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में, और जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है लिवलीहुड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना रिटर्निंग माइग्रेंट्स को, जो माइग्रेंट्स आए हैं कोरोना की वजह से लौट के अपने नेटिव स्टेट में जहाँ पे वो उनका जन्म हुआ था। जैसे उत्तर प्रदेश के कई वर्कर्स जो हैं मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो कोरोना के दौरान ये सब वापस चले आए थे, तो इन सबको काम मिले ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें, इसके लिए ये योजना है। ठीक है, अभी तक लगभग 27.21 करोड़ एम्प्लॉयमेंट इस अभियान के तहत प्रोवाइड की जा चुकी हैं। स्टेट्स के साथ, मिनिस्ट्रीज़ के साथ लगातार वार्ता होती रही है ताकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इस अभियान का है वो अच्छा किया जा सके। पीएम मोदी ने 30 जून 2020 को दिए गए अपने भाषण में ये भी कहा था कि पीएम गरीब कल्याण योजना नवंबर 2020 के अंत तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये नवंबर 2020 तक चलेगी, तब तक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जो हमारा नेक्स्ट इशू है वो है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के बारे में। एक पोर्टल बना है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने बनाया है, जिसका नाम है ग्रीवेंस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स यानी गामा। ठीक है, ये पोर्टल का मकसद क्या है, ये कंज्यूमर्स को इस काबिल बनाएगा कि अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होता है तो उसके खिलाफ वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सके। देखिए, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कहने का मतलब, कई बार आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती हैं या मिसलीड करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैगी का एक केस आया था, आप सभी जानते हैं। उसके बाद कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अभी तक किलो में वेट किलो में वेट अपना बता रही थी और उस हिसाब से प्राइस ले रही थी। ठीक है, जैसे 1 kg बता के वो प्राइस आपसे ले रही थी, मान लीजिए 100 रुपये। उसके बाद उसने क्या किया कि अपने प्रोडक्ट्स में लिख दिया 1 पाउंड। आपने ध्यान नहीं दिया, आप उसे 1 किलो ही मान के 100 रुपये पे करते गए, तो ये कैसा होगा, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, अगर उस कंपनी ने नोटिफाई नहीं किया उस बात को अच्छी तरीके से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, ये एक वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं उन्हें देखता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये प्रोवाइड कराता है कि एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बने जो कि रेगुलेट करेगी इससे रिलेटेड मैटर्स को। ठीक है, ये इससे रिलेटेड जानकारियाँ थी जो आपको एग्ज़ाम के मद्देनज़र आनी चाहिए। अगले मुद्दे में हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, और काफ़ी समय से ये मुद्दों में बना है। यूएसए ने क्या किया है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के कुछ मेंबर्स जो यूएसए में कुछ इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड मैटर से आ रहे थे, कुछ जांच करने आ रहे थे, उनका वीज़ा वगैरह बैन कर दिया, उन्हें आने से सख्त रोक लगा दी। अब ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड है क्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड 1998 में रोम स्टैट्यूट द्वारा स्थापित की गई थी। इसका काम ये है कि जो विश्व भर की कंट्रीज़ हैं, अगर उनमें कोई वार क्राइम्स रिलेटेड या ऐसे काम करता है तो उसको चेक करें और फर्दर प्रोसीजर एडॉप्ट करें। ठीक है, तो हुआ क्या, यूएसए ने जो अफ़गानिस्तान में अपने सैन्य अभियान किया है ना, उसे एक वार क्राइम यानी एक युद्ध के स्तर का, मतलब एक युद्ध के लेवल का क्राइम माना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, और उसी से रिलेटेड ये जांच करने आ रहे थे यूएसए ने बैन कर दिया। अच्छा, यूएसए ने बैन क्यों किया, इस बात पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को यूएसए ने हमेशा से
यूएसए की सोवरेनिटी के लिए खतरा बताया है। कहने का मतलब यूएसए की संप्रभुता के लिए इसे खतरा बताया है यूएसए ने हमेशा। और दूसरी बात यह है कि यूएसए ने इसका जो रोम स्टैट्यूट में जब ये बना था तो उसे यूएसए ने रेटिफाई भी नहीं किया था। देखिए क्या होता है, जब यूएन का, यूनाइटेड नेशन की कोई भी नियम आता है पूरे वर्ल्ड के लिए तो उसे कंट्रीज रेटिफाई करती हैं, ठीक है। तो यूएसए ने रेटिफाई नहीं किया। अगर आप रेटिफाई नहीं करते हैं तो वो आपके ऊपर लागू नहीं होता है। तो यूएसए ने इसे रेटिफाई नहीं किया। इंडिया ने किया है या नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। तो पहले ये थोड़ा हम समझ लेते हैं, आईसीसी का ये जो बैन किया उनके अधिकारियों को आने में यूएसए ने, इसका असर क्या होगा। देखिए इसका असर यह होगा कि पहली बात तो अभी यूनाइटेड नेशन नाराज़ है, यूरोपियन यूनियन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 10 मेंबर्स हैं, यूके और फ्रांस, ये इनको मिला करके सभी ने इस पर नाराज़गी जताई है। अब जो इंटरनेशनल एनजीओ है ह्यूमन राइट्स वॉच, उन्होंने ये कहा है कि ये जो वॉर क्राइम्स करने वाले कंट्रीज़ हैं इन्हें पेनल्टी, इन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए। और यूएसए ऐसी कंट्रीज़ के साथ मिल रहा है ना, ऐसी काम को, ऐसी कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कहा इंटरनेशनल एनजीओ ह्यूमन राइट्स वॉच ने। यूएसए का जो एक्शन है इसका एक और बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ये है कि जो इंटरनेशनल रूल्स का मल्टीलेटरल ऑर्डर है। कहने का मतलब देखिए क्या होता है, ये विश्व अब ऐसा नहीं रहा कि एक देश जैसे चाहे वैसे अपना काम कर सकता है। यहाँ पे आपको हर देश के साथ एक संबंध बना के चलने पड़ते हैं और इसे हम बोलते हैं मल्टीलेटरल ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो मल्टीलेटरल ऑर्डर है इसमें दिक्कत आ जाएगी, इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अगर हर कंट्री ऐसे ही जो इंटरनेशनल रूल बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हैं, उन्हें मानने से इनकार कर दें, उनका विरोध करने लगे, तब फिर जो वैश्विक रिश्ता है हर देश के बीच वो दिक्कत में आ जाएगा। अब यूएसए की इन सेक्शन से क्या होगा कि कुछ और जो कंट्रीज़ हैं जो वार क्राइम्स की एक्यूज़ड हैं, जिन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्या किया है कि एक्यूज़ किया है कि हाँ आप वार क्राइम्स के दोषी हो, वो भी अब आईसीसी के विरोध में आ जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। 1 जुलाई 2002 को इसकी फंक्शनिंग शुरू हुई। कहने का मतलब ये कार्य करना इसने शुरू किया इस दिन 1 जुलाई 2002, जब रोम स्टैट्यूट फोर्स में आया था, ठीक है, लागू हुआ था। रोम स्टैट्यूट एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है। मतलब इसी की नींव पे, रोम स्टैट्यूट की नींव पे ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनी है। अब क्या होता है, ऐसे राज्य जो रोम स्टैट्यूट का हिस्सा बन गए, उसकी पार्टी बन गए, उसे रेटिफाई कर दिया, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर बन जाते हैं। अब रोम स्टैट्यूट को उस समय अभी तक उस समय नहीं, अभी तक 139 कंट्रीज़ ने साइन किया है और 123 ने इसे रेटिफाई किया है, ठीक है, अपनी पार्लियामेंट्स और जो भी उनके प्रोसीजर होती हैं उसके द्वारा। अब कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया, चाइना, इंडिया, ये रोम स्टैट्यूट के कभी भी फेवर में नहीं थी, ना ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, और ना ही इन्होंने साइन ऑन किया, कभी साइन भी नहीं किया। रेटिफाई करने की तो बात छोड़िए, साइन भी नहीं किया, ठीक है, ये बात है। अब इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया का भी जो स्टैंड है हमें वो देखना पड़ेगा, एग्जाम्स के नज़रिए से हमें उस पर भी अपनी नज़र रखनी है। तो इंडिया रोम स्टैट्यूट का क्यों विरोध करता है, क्यों साइन नहीं किया। देखिए पहली बात तो ये, आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरह ये नहीं है। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में को इंडिया साइन किया है, रेटिफाई किया है। अगर आप देख लें तो अभी कुलभूषण जाधव का केस वहाँ पे चला था, और जो रिवर का दिक्कत थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला था। तो दोनों देशों ने इनकी बात मानी। तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये सिविल मैटर्स पे अपने डिसीजन देता है, बट ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या करती है, क्राइम मैटर्स पे अपने डिसीजन सुना देती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो एक कंट्री का राइट होता है कि वो अपने यहाँ क्राइम्स को कम करे, उसके रिलेटेड लॉज लाए और उन्हें पनिश करे क्रिमिनल्स को, वो अपना राइट थोड़ा सा छीनते हुए ऐसा फील करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सबऑर्डिनेट बॉडी है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को सपोर्ट करती है, उनके कार्यों में मदद करती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो होता क्या है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी बड़ी चलती है, जिसे इंडियन भाषा में हम अब लोकल भाषा में कह सकते हैं कि उनकी बड़ी चलती है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। चलती है कहने का मतलब उनके व्यूज़ ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में माने जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। अब जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेडर है, न्यूक्लियर आर्म्स का, इसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहता है कि न्यूक्लियर आर्म्स से या न्यूक्लियर वेपन्स से जो मामले हैं उन पे भी ये नज़र रखेगा। तो इन सारी वजहों की वजह से
इंडिया क्या करेगा, आईसीसी को, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ऑब्जेक्ट करता है। सप्लीमेंट्री डिमांड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पार्लियामेंट की ये बात है, अभी सेंटर ने क्या किया, ये न्यूज़ निकल के आई कि पार्लियामेंट में उन्होंने 2020-2021 के लिए एक ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर मांगा है 2.35 लाख करोड़ का। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने इससे संबंधित जो पहला सप्लीमेंट्री डिमांड का बैच है वो मांगा है लोकसभा से। अब सप्लीमेंट्री ग्रांट या सप्लीमेंट्री डिमांड क्या होती है, क्यों सरकार ने इसे मांगा, ये जान लेते हैं। देखिए, सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होती है, ये तब अलाउ की जाती है पार्लियामेंट द्वारा जब क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में किसी पार्टिकुलर सर्विस के लिए गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है उसका जो पैसा होता है, उसका जो प्रॉपर फंड होता है वो कम पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 115 में ये पूरी तरीके से इसके बारे में लिखा गया है। ऐसे और कई ग्रांट हैं हमारे पार्लियामेंट प्रोसीजर्स में, जैसे एडिशनल ग्रांट तब मिलता है जब एक ऐसी ज़रूरत आ गई कि भाई करंट फाइनेंशियल ईयर में जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया। क्यों, किस वजह से बढ़ गया, कोई नई सर्विस की वजह से जो कि बजट में शामिल नहीं थी। ठीक है, एक्सेस ग्रांट क्या होती है, एक्सेस ग्रांट तब मिलती है जब एक फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि किसी सर्विस में एक्सेस अमाउंट लग गई। ठीक है, क्या लग गई, एक्सेस अमाउंट लग गई। इसके लिए क्या होता है, लोकसभा में वोट होता है और इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा अप्रूव भी किया जाना होता है। ठीक है, इससे पहले कि वोटिंग हो एक्सेस ग्रांट के लिए, इससे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव करती है, तब फिर इस पर वोटिंग होती है, तब जाके एक्सेस ग्रांट मिलती है। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, देखिए वोट ऑफ क्रेडिट तब मिलता है जब एक अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ जाती है। अनएक्सपेक्टेड डिमांड के कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए एक ऐसी डिमांड है जो सरकार मांग रही है जिसके लिए ग्रांट, कि उसके बारे में बजट पे चर्चा नहीं की जा सकती। ठीक है, मान लीजिए सिक्योरिटी रिलेटेड या कोई और ऐसा मुद्दा है कि उसके बारे में डिटेल नहीं दी जा सकती, तो वो जब ग्रांट लेनी होती है तो वोट ऑफ क्रेडिट लेते हैं। ठीक है, ग्रांट की जाती है। अब अभी क्या हुआ, ये सारी ग्रांट्स क्यों मांगी जा रही हैं, कोविड-19 के दौरान क्या आ गया, इमरजेंसी सिचुएशंस आ गए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज़ किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा। इसके बाद इंश्योरेंस स्कीम्स आई, फूड सिक्योरिटी, कैश ट्रांसफ़र जो लोगों को किया गया है ना, 2-2 हज़ार रुपये का अमाउंट सरकार ने दिया। इन सारी चीज़ों में आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज जो अनाउंस हुआ था मई 2020 में, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा। उसके बाद लैंड, लेबर, लॉज, इन सारी चीज़ों पे, कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ों पे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया कोरोना की वजह से, और इस समय हमारी इकोनॉमी का जो हाल है वो हम सभी जानते हैं। तो इस वजह से ये ग्रांट मांगी गई है। तो ये रही पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में जो ग्रांट्स की बात होती है उनकी बात। ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रांट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोट ऑफ क्रेडिट क्या है एंड एक्सेस ग्रांट क्या है, एडिशनल ग्रांट क्या है। अब मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि किस ग्रांट के बारे में ये कहा जाता है कि ये सरकार के लिए एक ब्लैंक चेक की तरह काम करता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वहाँ पे हम आपके कमेंट्स को चेक करेंगे, और जिन लोगों ने सही का आंसर दिया दे विल रिसीव अ शाउट आउट। ठीक है, तो ये हमारा मेल है oaditya900@gmail.com। इस पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, इस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच अगेन।